हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, एक नई थिंकर के साथ। इमाइल दुर्खीम के बाद आज की वीडियो में हम समाजशास्त्र के एक और सबसे महान और क्रांतिकारी विचारक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके विचारों ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। आज के इस लेक्चर में हम मार्क्स का जीवन परिचय, उनकी वो पुस्तकें जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं और उनके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 जर्मनी के राइचलैंड प्रांत में हुआ था और मृत्यु 14 मार्च 1883 में हुई। मार्क्स का मानना था कि दुनिया को केवल समझना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे बदलना जरूरी है, और इसी सोच के साथ इन्होंने अपने सारे सिद्धांत दिए। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक देख लेते हैं। पहली है होली फैमिली 1845 विद एंगल्स। यह किताब मार्क्स ने अपने गहरे मित्र फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर लिखी थी। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें सर्वहारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया? सर्वहारा। किस बुक में? होली फैमिली 1845 विद एंगल्स। इसके बाद आती है जर्मन आइडियोलॉजी 1847। इस पुस्तक में मार्क्स ने अपने सबसे बड़े सिद्धांत यानी द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को सामने रखा। किस में रखा? जर्मन आइडियोलॉजी 1847, द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा। इसके बाद आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साम्यवादी घोषणा पत्र, इसे साम्यवाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। यह सोशियोलॉजी की सबसे क्रांतिकारी किताबों में से एक है, जिसमें मार्क्स ने दुनिया भर के मजदूरों को एक होने का नारा दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। किस में दिया था? साम्यवादी घोषणा पत्र में। कौन सा नारा? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था कि साम्यवादी घोषणा पत्र में क्या नारा दिया मार्क्स ने? तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। के बाद आते हैं डास कैपिटल 1867। यह मार्क्स का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद कैपिटलिज्म की विशेष व्याख्या की है। यह पुस्तक 3 खंडों 3 वॉल्यूम्स में है। पहला खंड मार्क्स के जीवन काल में 1867 में आया और बाकी के 2 खंड उनकी मृत्यु के बाद 1885 और 1894 में पब्लिश हुए। आइए अब मार्क्स के सबसे मुख्य सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म को समझते हैं। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल से लिया, लेकिन हीगल विचारों को महत्व देते थे, जबकि मार्क्स ने यूरोपीय समाज की आर्थिक स्थिति और भौतिक तत्वों को महत्व दिया। किसे महत्व दिया? यूरोप की आर्थिक स्थिति और भौतिक तत्वों जैसे पैसे साधन को महत्व दिया। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास द्वंद्व के माध्यम से होता है, जिसके 3 चरण हैं। पहला है वाद थीसिस, फिर है प्रतिवाद एंटीथीसिस, फिर है संवाद साइंथीसिस। पहला है वाद थीसिस, प्रारंभिक अवस्था। मान लीजिए समाज में पूंजीवादी चल रहा है, जहाँ अमीर और अमीर हो रहा है और फैक्ट्रियों के मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। यह समाज की पहली स्थिति थी, जहाँ अमीर और ज़्यादा अमीर होता था और फैक्ट्रियों के मालिक मजदूरों का शोषण करते थे। दूसरा आता है प्रतिवाद। विरोधी जब शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मजदूर चुपचाप नहीं बैठते, उनके अंदर गुस्सा पनपता है और वो मालिकों के खिलाफ मजदूर आंदोलन या क्रांति खड़ी कर देते हैं। यह वाद का ठीक उल्टा यानी उसका विरोधी प्रतिवाद है। फिर आता है संवाद, नई व्यवस्था। जब इन दोनों ताकतों मालिकों और मजदूरों में टकराव और संघर्ष होता है
तो पूरी व्यवस्था टूट जाती है और एक नई व्यवस्था का जन्म होता है, जिसे मार्क्स साम्यवाद कहते हैं। जहाँ सब बराबर होंगे, इसी को संवाद कहा जाता है। इसके बाद मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 मुख्य नियम बताए, जो आपके सामने हैं। पहला है विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम। समाज में हमेशा 2 विरोधी ताकतें होती हैं जो आपस में टकराती हैं। दूसरा है निषेध का निषेध नियम। पुरानी व्यवस्था खत्म होती है और उसकी जगह नई व्यवस्था लेती है। तीसरा है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। जब समाज में छोटे छोटे बदलाव इकट्ठे होते हैं तो एक समय बाद बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव गुणात्मक आता है। ये सबसे ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखा है। बुर्जुआ आकरण, जिसकी अवधारणा गोल्डथोर्पे ने दी। यह परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए मानव समाज के विकास को 4 मुख्य युगों या चरणों में बांटा, जो इस प्रकार हैं। पहला, आदिम साम्यवाद, जहाँ सब कुछ सबका था, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। फिर है दासत्व या प्राचीन समाज, जहाँ स्वामी और दास का संबंध शुरू हुआ। फिर है सामंतवादी युग, जहाँ राजा, सामंत और किसान मजदूर थे। उसके बाद आता है पूंजीवादी युग, जो आज का आधुनिक युग है। यहाँ पूंजीपति और मजदूर वर्ग हैं। आइए अब मार्क्स के एक और बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल को समझते हैं, जिसे अधोसंरचना और अधिसंरचना कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना सब इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि समाज का आर्थिक आधार, इसमें समाज की उत्पादन शक्तियाँ या उत्पादन संबंध जैसे मशीनें, फैक्ट्रियाँ, तकनीक और पैसा आते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जैसा समाज का आर्थिक आधार होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही तय होगा। किसमें? अधोसंरचना सब इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर, इस आर्थिक आधार के ऊपर समाज की बाकी इमारत खड़ी होती है, जिसे अधिसंरचना कहते हैं। इसमें हमारा धर्म, कानून, संस्कृति, राज्य और राजनीति आदि आते हैं। यानी जब अधोसंरचना बदलती है तो अधिसंरचना अपने आप बदल जाती है। जैसा कि कह देते हैं कि आज के दौर में पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही मतलब अधोसंरचना बदलती है तो अधिसंरचना अपने आप बदल जाती है। इसके बाद मार्क्स की सबसे मुख्य अवधारणा आती है वर्ग संघर्ष की अवधारणा, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, जिसमें वो कहते हैं कि आज तक का मानव इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि आज तक का मानव इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है या किसने कहा? तो किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। फिर अगला है अलगाव की अवधारणा। यह शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? रूसो ने दिया था। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर मशीनों की तरह काम करता है और वह धीरे धीरे अपनी ही चीजों से दूर होने लगता है। मार्क्स ने अलगाव के 4 चरण बताए। पहला, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, क्योंकि मजदूर को नहीं पता कि वो क्या और क्यों बना रहा है, उसका काम पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर हम कोई काम अपने आप से करते हैं तो उसमें हमारा लगाव भी होता है और हम उसमें रुचि भी लेते हैं। अब जो भी काम होने लगे वो मशीनों से होने लगे, तो इसलिए जो भी है मजदूर इसी प्रकार एक मशीन की तरह काम करता है और उसका चीज़ों से अलगाव हो जाता है। फिर आता है उत्पादन से अलगाव। जो चीज़ वो बनाता है वो उसकी खुद की नहीं होती, मालिक उसे बाजार में बेच देता है।
जो भी चीज़ मजदूर बनाता है वो जो है मालिक उसे बाज़ार में बेच देता है। तो इस कारण भी उसे महसूस होता है कि ये चीज़ तो तेरी है ही नहीं, तो इस कारण भी उसे उत्पादन से अलगाव हो जाता है। जो चीज़ वो बनाता है उससे वो लगाव नहीं रखता। फिर आता है मालिक या सहकर्मियों से अलगाव। काम का दबाव इतना होता है कि वह अपने साथियों से भी नहीं जुड़ पाता। लास्ट में आता है स्वयं से अलगाव। अंत में वह खुद से इतना कट जाता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाती है और वह स्वयं से ही अलग हो जाता है। तो ये थे मार्क्स के अलगाव के 4 चरण। इसके बाद आता है अतिरिक्त मूल्य। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अतिरिक्त मूल्य, बाजार मूल्य, लागत मूल्य। यानी किसी वस्तु को बाजार में जितने रुपए में बेचा गया है और उसे बनाने में जितनी असली लागत या मजदूर की मेहनत लगी है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे ही अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि यह पूरा मुनाफा पूंजीपति अपनी जेब में रख लेते हैं, जबकि इस पर असली हक जो होता है वो किसका होता है? मजदूर का होता है, जबकि पूंजीपति इसे अपने पास रख लेते हैं। यही पूंजीवाद में शोषण का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 2 पेजों के इन बेहतरीन नोट्स के माध्यम से कार्ल मार्क्स के संपूर्ण जीवन, उनकी पुस्तक और उनके सभी सिद्धांतों को बहुत ही आसान भाषा में कवर किया है। ये नोट्स आपके यूजीसी नेट और पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थिंकर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।